हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, आप हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं। कुछ छोटे, जैसे सुबह कौन सी शर्ट पहननी है, और कुछ इतने बड़े कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है, हम में से ज़्यादातर लोग सोचते नहीं बल्कि बस रिएक्ट करते हैं। हम अपनी भावनाओं, पुरानी आदतों और भीड़ की सोच से चलते हैं और फिर सालों बाद पीछे मुड़ के सोचते हैं, काश मैंने उस वक्त सही फैसला लिया होता। अब कल्पना कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसा टूल हो जो आपको हर स्थिति में साफ, गहरी और तार्किक सोच में मदद करे। एक ऐसा लेंस जिससे आप दुनिया को देखेंगे और तुरंत समझ पाएंगे कि असलियत क्या है और धोखा कहाँ है। यही है क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत। ये कोई स्कूल का विषय नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जो भी इंसान इसे सीख लेता है, उसकी सोच का स्तर सामान्य से असाधारण हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां आप सीखेंगे किस तरह जटिल समस्याओं को टुकड़ों में बांटना है, कैसे भ्रम और भावनाओं से ऊपर उठकर साफ निर्णय लेना है, और कैसे अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना है कि आप किसी भी भीड़ में अलग दिखें। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी है जितने अच्छे आपके फैसले हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को एक नया आयाम देने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की इस यात्रा को। चैप्टर 1, क्रिटिकल थिंकिंग का असली मतलब। क्या आपने कभी सोचा है, आपके दिमाग में रोज उठने वाले हजारों विचारों में से कितने वाकई आपके अपने होते हैं और कितने बस आदत, माहौल या दूसरों की सोच से चिपक जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सोचना और क्रिटिकल थिंकिंग एक ही बात है, लेकिन हकीकत यह है कि हर विचार गहरी सोच नहीं होता। जिज्ञासा यहीं से शुरू होती है। असल में क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ क्या है? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वे लॉजिकल सोचते हैं, लेकिन जब भावनाएं भावी होती है, जब भीड़ का दबाव बढ़ता है या जब तेजी से फैसला लेना होता है, हम अपनी ही सोच के जाल में फंस जाते हैं। हम ये भी पहचान नहीं पाते कि हमारी राय कहाँ से आई। ये क्रिटिकल थिंकिंग काम आता है। ये हमें सिखाता है कि हर राय, हर धारणा को सवालों के तराजू पर तोलें। सिर्फ ये मान लेना कि सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो सही होगा, ये सोचने का तरीका नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें रुककर पूछने पे मजबूर करता है कि ये जानकारी कहाँ से आई, क्या इसमें कोई छुपा हुआ बायस है, क्या इस नतीजे के और भी कारण हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपके दिमाग में हर इनकमिंग थॉट को चेक करने का फिल्टर हो, जैसे कोई एक्सरे मशीन आपके सामने रखी हर दलील की हड्डियां दिखा रही हो, आप अचानक समझने लगे कि कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा बस हवा में तैर रहा है। इस अध्याय की सीख यही है, क्रिटिकल थिंकिंग सोचने की कला नहीं, बल्कि सोच को परखने की कला है। ये हमें सतह के पार जाकर गहराई में देखने की क्षमता देता है, और यही क्षमता आपके हर फैसले को साधारण से असाधारण बना सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हर विचार, हर जानकारी और हर तर्क को जांचने की क्षमता देती है। दुनिया में सूचनाओं की बाढ़ है। फेक न्यूज़, बायस्ड ओपिनियंस और अधूरी जानकारी से हमारा जजमेंट आसानी से प्रभावित हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें इस जाल से बचाता है। कल्पना कीजिए, भीड़ भाड़ वाले बाजार में चारों तरफ आवाजें गूंज रही है, लेकिन आपके कानों में एक ऐसा हेडफोन है जो शोर को काट कर सिर्फ असली और साफ ध्वनि पकड़ लेता है। यही काम क्रिटिकल थिंकिंग आपके दिमाग में करता है। एक कॉलेज स्टूडेंट ने सुना कि किस खास सप्लीमेंट से पढ़ाई का फोकस तुरंत बढ़ता है। बिना सोचे उसने पैसे खर्च किए और बाद में पता चला कि वो सिर्फ मार्केटिंग का खेल था। अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग से जांच करता
क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक शोध है? तो शायद धोखा नहीं खाता। अगली बार जब आप कोई राय सुने, तुरंत ना माने। कम से कम 2 सवाल खुद से जरूर पूछें। इसका स्रोत क्या है और क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? आज के परिवेश में ये बहुत जरूरी है, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। वहाँ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। एक कर्मचारी को लगा कि उसके बॉस उसे नापसंद करती है, लेकिन बाद में उसने देखा कि वही व्यवहार बाकी लोगों के साथ भी है। असल में बॉस का स्वभाव ही ऐसा है। एक दोस्त ने कहा, यह शेयर जरूर डबल होगा, पर जिसने सोच समझकर कंपनी के फंडामेंटल देखे, वही लंबे समय में फायदे में रहा। लेकिन सिर्फ सोच को परखना ही काफी नहीं है। अगला कदम है इसे और गहराई से डिसेक्ट करना, और ये सीखेंगे अगले चैप्टर 2, गहराई से सोचना, सतह के पार जाने की कला। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज पर तुरंत राय बना ली और बाद में पता चला कि असलियत बिल्कुल अलग थी? यही है सतही सोच का जाल। हम रोजाना ढेरों सूचनाओं का सामना करते हैं, खबरें, बातचीत, सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन्हें गहराई से जांचते हैं या बस सतही देखकर ही नतीजा बना लेते हैं? समस्या यह है कि सतही सोच आसान लगती है, हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है, लेकिन इस वजह से हम अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर फैसले ले लेते हैं। जैसे किसी इंसान को पहली मुलाकात में देखकर तय कर लेना कि वो भरोसेमंद है या नहीं। गहरी सोच यानी डीप एनालिसिस हमें यही सिखाता है कि हर तथ्य की तह तक जाएं, अपने से सवाल पूछें कि ये बात क्यों कही गई है, क्या इसके पीछे और कारण हो सकते हैं, क्या मैंने पूरे संदर्भ को समझा है। यही आदत धीरे धीरे आपकी समझ को साधारण से असाधारण बना देती है। सोचिए, आप एक झील के किनारे खड़े हैं, ऊपर से पानी शांत और साफ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप गहराई में उतरते हैं, नीचे छुपी चट्टानें, रंग बिरंगी मछलियां और नई दुनिया दिखाई देती। यही फर्क है सतही और गहरी सोच। इस अध्याय में यही सीख है, हर विचार को उसकी जड़ तक ले जाना सीखें। सिर्फ क्या है पर मत रुकें, बल्कि क्यों है और कैसे है तक जाएं। यही दृष्टिकोण आपको भ्रम से बचाएगा और आपके निर्णयों को मजबूत बनाएगा। गहराई से सोचना क्यों जरूरी है? क्योंकि सतही सोच से हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। गहरी सोच हमें पैटर्न्स और पीछे हुए कारणों को देखने की ताकत देती है। कल्पना कीजिए, एक प्याज को परत दर परत छिलते हुए आप उसकी असली खुशबू तक पहुंचते हैं। उसी तरह गहरी सोच आपको हर विचार की असली परत तक ले जाती है। एक छात्रा को लगा कि परीक्षा में कम नंबर आने की वजह सिर्फ उसकी मेहनत की कमी है, लेकिन जब उसने गहराई से सोचा तो पता चला कि उसकी पढ़ाई की तकनीक ही गलत थी। उसकी सोच बदली, अब उसने अपना तरीका बदला, मेहनत वही थी और नतीजे पलट गए। आज किसी एक राय या जानकारी को चुनिए और खुद से कम 3 बार पूछिए क्यों। देखिए आपका नजरिया कैसे बदलता है। किसी कंपनी का शेयर नीचे गिर रहा है, 17 ही नतीजा होगा यह कंपनी खराब है, लेकिन गहरी जांच में पता चलता है कि पूरा सेक्टर अस्थायी मंदी से गुजर रहा है। किसी दोस्त ने बातचीत में तेज जवाब दिया, आपकी सतही सोच कहेगी वह मुझे नापसंद करता है। गहरी सोच कहेगी शायद उसका दिन खराब चल रहा है। लेकिन गहरी सोच के बाद अगला सवाल आता है, कैसे सतही तर्क और गलत तर्क को अलग करें। सीखेंगे अगले चैप्टर 3, तर्क और दलीलों की पहचान। कभी आपने महसूस किया है कि कोई बात कितनी पक्की लगती है, फिर भी वो सिर्फ एक खूबसूरत बहाना निकली। अक्सर वही बातें दलील नहीं, सिर्फ आवाजदार
कथन होती है। जब भी कोई मजबूत विचार सामने आता है वो अक्सर एक दलील की शक्ल में होता है, एक निष्कर्ष और उसे समर्थन करने वाले कारण यानी प्रेमाइज पर सवाल ये है कैसे पहचानें कि कौन सी बात सच में तर्कपूर्ण है और कौन सी सिर्फ आकर्षक भाषण। हमारे आसपास के भाषणों में अक्सर भावनात्मक आकर्षण होता है, रिपीटिशन और अथॉरिटी के हवाले से। ऐसे में कई बार हम बिना जांच के ही निष्कर्ष स्वीकार कर लेते हैं और यही असल समस्या। लोगों की भाषा साफ और भरोसेमंद लग सकती है पर भीतर तर्क कमजोर होते हैं। तर्क की पहचान करने का तरीका सरल है। पहले क्लेम और निष्कर्ष अलग पहचानिए, फिर उन निष्कर्षों को जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। यही पैमाइश का तरीका है। फिर हर पैमाइश से पूछें क्या ये फैक्चुअल है या इसका शोध है, क्या ये सीधे निष्कर्ष से जुड़ता है। जब आप ये क्रम अपनाएंगे तो आप रेटोरिक और वाजिब तर्क में फर्क कर पाएंगे। कल्पना कीजिए आप एक कोर्ट रूम में हैं, वकील ने दावा रखा, गवाह ने बोल दिया और फिर आप एविडेंस पर ध्यान देते हैं। किसी एक साधन ने धीमे धीमे तर्क की दीवार बना दी और कमजोर भाग ढह गए। वही संतोष जब आप किसी आकर्षक दावे के पीछे की खोखली दीवार गिराते हैं। सीख आसान है। हर जोरदार कथन का मतलब दलील नहीं होता। दलील को अलग से पहचानिए, उसके पैमाइश जानिए और एविडेंस की गुणवत्ता पर निर्णय दीजिए। इस कौशल से आप झूठे दावों से बचेंगे और संवादों में प्रभावी बनेंगे। दलीलों की पहचान क्रिटिकल थिंकिंग का एक केंद्रीय हिस्सा है। एक दलील दो हिस्सों में बटी होती है, पैमाइश को जो कारण देता है और निष्कर्ष जो दावा करता है। पहला कदम कहता है किसी भी कथन को सुनते ही प्रश्न करें, ये क्या दावा कर रहा है। निष्कर्ष निकालें कि किस आधार पर कर रहा है। दूसरा कदम है पैमाइश की जांच करना, क्या वे फैक्ट्स है या सिर्फ राय, क्या इसका प्रमाण मौजूद है और क्या वो प्रमाण रिलेवेंट है। तीसरा कदम है पैमाइश पर्याप्त है या कोई हिडन एक्सेप्शन रह गया है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कोई आपसे कहे कृपया इस टैबलेट को खरीद लो, इससे याददाश्त बढ़ेगी। यहाँ पर याददाश्त का बढ़ना निष्कर्ष है और जो वजह बताई गई है वो पैमाइश है, क्योंकि इस टैबलेट में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। आप पहले कदम में चेक करेंगे क्या दावे में जो कहा जा रहा है वो सही है और आप उसकी पैमाइश के लिए उन बातों और सबूतों को ध्यान से देखेंगे कि किस आधार पर दावा किया जा रहा है। उस पैमाइश में बताया जा रहा है कि कई लोगों पर स्टडी की गई है। अगर की गई स्टडी का हवाला दिया जा रहा है तो आप सवाल करेंगे क्या ये सच है या सिर्फ राय या बहुत ही सीमित लोगों पर की गई स्टडी है। क्या दिए गए कारण काफ़ी है कि अन्य लोगों पर भी वही निष्कर्ष निकलेंगे या वही परिणाम आएंगे, या बस की गई छोटी सी स्टडी से मान लिया गया है कि अन्य लोगों पर भी वही परिणाम आएंगे जो उन सीमित लोगों पर आए थे। अगर पैमाइश कहे कि इस टैबलेट से एक या दो लोगों की याददाश्त बढ़ी है तो आप पूछिए क्या वही असर हर किसी पर होगा। नहीं तो पैमाइश पर्याप्त नहीं है। इन कदमों से आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। आप कमजोर दलीलों को पहचानेंगे, ठीक और मजबूत दलील बना पाएंगे और दूसरों के सामने स्पष्ट पोजीशन रख पाएंगे। सोचिए, मार्बल की मेज पर कागज रखें। एक ऑफिस मीटिंग में मैनेजर ने कहा नया सॉफ्टवेयर अपनाने से उत्पादकता तुरंत बढ़ेगी। टीम के एक सदस्य ने पूछा किस डेटा के आधार पर कहा जा रहा है। उन्होंने पाया कि यह सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट के सीमित नतीजों के आधार पर था, ना कि पूरे संगठन पर परीक्षण के आधार पर। तो मास्टर प्लान बदल गया और पायलट प्रोजेक्ट को विस्तृत किया गया
ताकि रिजल्ट और बड़े पैमाने पर जांचे जा सके। आपके लिए एक चुनौती, किसी एक खबर, विज्ञापन या चर्चा में से एक दलील चुनिए, उसका निष्कर्ष और कम से कम 2 पैमाइश लिखिए, उसे 10 मिनट दें। हर पैमाइश के नीचे एक शॉर्ट नोट लिखें, क्या ये फैक्ट है या ओपिनियन या प्रूफ। एक दोस्त की सलाह है, सभी निवेशक एक्सपर्ट मानते हैं कि वो शेयर अच्छा है, ये सुनी सुनाई बात हो सकती है। उससे पूछिए कौन सा एक्सपर्ट, उनकी रीजनिंग क्या है और किस आधार पर वो एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं। अगले अध्याय में हम उन छुपे हुए मानसिक झूठों को उजागर करेंगे जो दलीलों को धोखा दे देते हैं। चैप्टर 4, छुपे हुए मानसिक जाल, बायसेज को पहचानना। क्या आप जानते हैं आपका दिमाग रोज ऐसे छोटे छोटे झूठ बोलता है जिन पर आप बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम तार्किक और निष्पक्ष होकर फैसले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा मस्तिष्क शॉर्टकट लेता है। ये शॉर्टकट्स हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर ये हमें गलत राह पर ले जाते हैं। इन्हें ही कहते हैं कॉग्निटिव बायसेज। इन बायसेज की वजह से हम वही चीज़ देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बायसेज वो पूर्व मान्यताएं जो हमारे दिमाग में पहले से बैठी हुई है। भीड़ की राय पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वर्तमान की घटनाओं को ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं। इन झूठी धारणाओं के कारण हम गलत निवेश करते हैं, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं या गलत फैसले लेते हैं। समाधान ये है कि हम इन बायसेज को पहचानें और उन्हें चैलेंज करें। जब लगे सब लोग यही कर रहे हैं तो ये सही होगा, तो खुद से पूछिए क्या मेरे पास ठोस कारण है इस चीज़ को मानने का। जब कोई जानकारी आपके विचार से मेल खाती हो तो खुद से पूछिए क्या इसका उल्टा सच हो सकता है। यानी अपने ही दिमाग की सोच पर सोचने की आदत डालें। कल्पना कीजिए आप एक आईने के सामने खड़े हैं और अचानक उस आईने पर से धुंध हट जाती है। पहली बार आप खुद को साफ, स्पष्ट और सच्चा देखते हैं। ठीक वैसा ही अनुभव होता है जब आप अपने बायस को पहचान लेते हैं, जैसे किसी धुंधली खिड़की को साफ कर दिया। बायसेज को पहचानना ही उन्हें तोड़ने का पहला कदम। जब आप अपने मन की चालाकियों को समझेंगे तभी आप सही मायने में स्वतंत्र रूप से सोच पाएंगे। बायसेज को पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बायसेज हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं बिना हमें पता चले। अगर इन्हें न समझा जाए तो हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। मानो आपके चश्मे पर धूल जमी हो, सब कुछ धुंधला दिख रहा है। जैसे ही आप कपड़े से उस धूल को पोंछते हैं, अचानक पूरी दुनिया साफ और चमकदार दिखने लगती। वो धूल आपके बायसेज है। एक कर्मचारी को हमेशा लगता था कि बॉस उसे नापसंद करता है, लेकिन गहराई से सोचने में पता चला असल में उसका नेगेटिविटी बायस काम कर रहा था। बॉस कभी तारीफ करता तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन एक छोटी सी डांट को वो बड़ा बना लेता। आज के दिन अपने सोच में से कम एक बायस खोजिए। लिखिए कि ये बायस कैसे काम कर रहा है और इसे बैलेंस करने के लिए मैं कौन सा कदम उठा सकता हूँ। कोई दोस्त आपसे कहे इस रेस्टोरेंट में हमेशा बुरा अनुभव होगा क्योंकि पिछली बार खाना खराब था। ये है रिसेंसी बायस। एक निवेशक कहे सब लोग इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो ये सही होगा। ये है बैंडवैगन इफेक्ट। बायसेज को पहचानना पहला कदम है, लेकिन अगला सवाल है कैसे हम तार्किक रीजनिंग को स्टेप बाय स्टेप मजबूत कर सकते हैं। जानेंगे अगले चैप्टर 5, तार्किक सोच की बुनियाद। क्या कभी आपको लगा है कि किसी ने बहुत ही आत्मविश्वास से कोई बात कही
और सबने मान भी ली। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी दलील में ही खामी थी। हम रोजाना तर्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल है क्या हम इसे सच में समझते हैं या बस दूसरों की दलीलों से प्रभावित होकर मान लेते हैं कि उनकी बात सही है। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग रीजनिंग को सिर्फ स्मार्ट बातें समझते हैं। वे नहीं जानते कि इसके अलग अलग प्रकार हैं। डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एब्डक्टिव रीजनिंग। जब ये स्पष्ट ना हो तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, यानी हमें लगता है कि बात ठोस है, लेकिन वास्तव में तर्क अधूरा होता है। समाधान तब आता है जब हम इन रीजनिंग के तरीके को पहचान लेते हैं। अगर पैमाइश सच है तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सच होगा। सीमित दायरे या सीमित पैमाइश से सीमित परिणाम आते हैं, इसी कारण इसमें गलती की संभावना होती है। अधूरी और सीमित जानकारी से किसी की व्याख्या करना। जब रीजनिंग से हम इनके लूप होल को पहचान लेते हैं। सोचिए, आप एक जासूस हैं, आपके पास अलग अलग क्लूज है, कुछ ठोस कुछ अधूरे। कभी आप डिडक्शन से अपराधिक तक पहुंचते हैं, कभी इंडक्शन से पैटर्न पकड़ते हैं और कभी एडप्शन से सबसे संभावित कहानी चुनते हैं। यही है रीजनिंग की असली ताकत। रीजनिंग सिर्फ बहस जीतने का साधन नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का तरीका है। जितना आप रीजनिंग के प्रकारों को समझेंगे, उतना ही आप भ्रम और झूठ से बचेंगे। रीजनिंग क्यों जरूरी है? रीजनिंग हमारे हर निर्णय की रीढ़ है। बिना मजबूत रीजनिंग हमारी सोच सतही और भ्रामक हो सकती है। मानो आपके सामने 3 दरवाजे हैं। रीजनिंग के तीनों प्रकार एक अलग चाबी है। सही दरवाजे में सही चाबी लगाते ही अंदर की सच्चाई उजागर हो जाती है। एक छात्र ने कहा, पिछली 3 परीक्षाओं में अच्छे नंबर आए, इसलिए अगली में भी अच्छे आएंगे। ये इंडक्शन रीजनिंग है। संभव है पर गारंटी नहीं। अगर वह ये मान ले कि उसने हर बार किताब पूरी पढ़ी और इसीलिए नंबर आए, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। और अगर उसने अधूरी जानकारी से अंदाजा लगाया, शायद इस बार भी वही पैटर्न होगा, तो ये एब्डक्टिव रीजनिंग है। आज किसी एक निर्णय को लें और खुद से पूछें, मैंने इसमें से कौन सी रीजनिंग का इस्तेमाल किया? डिडक्शन, इंडक्शन या अबडक्शन? डिडक्टिव रीजनिंग में एक इंसान सोचता, सभी इंसान नश्वर है, मैं इंसान हूँ इसलिए मैं नश्वर हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग में एक इंसान सोचता है, पिछले 5 दिनों से बारिश हुई, इसलिए कल भी होगी। एब्डक्टिव रीजनिंग में एक इंसान सोचता है, जमीन गीली है, शायद बारिश हुई होगी। लेकिन रीजनिंग की ताकत तभी काम करती है जब हम फेलेसिस यानी तर्क की गलतियों को पहचान लें। यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, तर्क की गलतियां, फेलेसिस से बचना। कभी आपको महसूस हुआ है कि किसी की दलील सुनते ही वो बहुत भरोसेमंद लगी, लेकिन बाद में समझ आया कि उसमें तो तार की गलती छुपी थी। हम सब बातचीत और बहस में दलीलें सुनते हैं, लेकिन हर दलील सही नहीं होती। कई बार भाषा इतनी आकर्षक होती है कि हमें तर्क की गलती नजर ही नहीं आती। इन्हीं छुपी हुई गलतियों को कहते हैं लॉजिकल फेलेसिस। समस्या ये है कि फेलेसिस इतनी सामान्य है कि हम रोज इनके शिकार बनते हैं। कभी कोई हमारी भावनाओं पर खेलता है, अपील टू इमोशन। कभी कोई व्यक्तिगत हमला करता है, इसे कहते हैं एड होमिनेम। कभी कोई या तो या फिर का झूठा विकल्प देता है, इसे कहते हैं फॉल्स डायलेमा। और हम बिना ध्यान दिए इन्हें सच मान लेते हैं। समाधान तब आता है जब हम इन्हें पहचान लेते हैं। अगर हमें समझ है कि ये व्यक्ति भावनाओं का सहारा ले रहा है पर तर्क नहीं दे रहा, तो हम तुरंत रुक जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं, यानी फेलेसिस को पहचानना। क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करने का सबसे सीधा रास्ता है
कल्पना कीजिए, आपके सामने एक जादूगर कार्ड ट्रिक दिखा रहा है। पहली नज़र में लगता है ये जादू है, लेकिन जैसे ही आप चाल समझ लेते हैं उसका सारा असर खत्म हो जाता है। ठीक वैसा ही अनुभव होता है जब आप फेलेसी पकड़ लेते हैं। सीख यह है कि आप हर दलील के पीछे की बनावट को पहचानिए। अगर तर्क में छेद है तो वो चाहे कितना भी आकर्षक लगे उसे स्वीकार मत कीजिए। ये कोशिश आपको झूठी बहसों और हेरफेर से बचाएगा। फेलेसीज हमें भ्रमित करते हैं। इन्हें बिना पहचाने हम गलत निर्णय लेते हैं और दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान भावनात्मक अपील से जल्दी प्रभावित होता है। फेलेसीज इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। इनकी पहचान हम रीजनिंग को शुद्ध और प्रभावी बना सकते हैं। इसे कैसे लागू करें? किसी भी दलील को सुनते समय खुद से पूछें, क्या ये बात भावना पर आधारित है या तथ्य पर? कॉमन फेलिसीज की सूची याद रखें। एड होमिनेम, इसमें व्यक्ति पर हमला होता है, मुद्दे पर नहीं। स्ट्रोमैन, इसमें सामने वाले की बात को तोड़ मरोड़ कर कमजोर बनाया जाता है। फॉल्स डायलेमा, इसमें केवल 2 विकल्प दिखाए जाते हैं जबकि और विकल्प मौजूद हो सकते हैं या होते हैं। सर्कुलर रीजनिंग, इसमें दावे को ही प्रमाण की तरह पेश किया जाता है। स्लिपरी स्लॉप, इसमें छोटे कदम को बढ़ाकर विनाशकारी परिणाम मान लेना। जब कोई फेलिसिस दिखे तो पोलाइटली कहें, क्या हम इस तर्क को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ, हमसे गलतियां भी हो सकती है, क्योंकि हर बात में फेलेसी ढूंढना कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि कई बार दलील सच में सही भी होती है। फेलेसिस को पकड़कर सामने वाले को नीचा दिखाना, इससे बहस हल नहीं होती। फेलेसिस को पकड़ने से आप धीरे धीरे साफ और तार्किक संवाद करने लगेंगे। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि आप केवल ठोस तर्क पर भरोसा करते हैं। मानो आपके सामने एक खूबसूरत डिब्बा रखा हो, सुनहरी चमक वाला, लेकिन जैसे ही आप उसे खोलते हैं भीतर सिर्फ खाली जगह है। यही एहसास होता है जब आप फेलेसी को पहचानते हैं। एक छात्र ने बहस में कहा, अगर तुम इस विचार से सहमत नहीं तो तुम देशभक्त नहीं हो। यह फॉल्स डायलेमा था। उसने सिर्फ 2 विकल्प दिखाए, जबकि सच्चाई कहीं बीच में हो सकती थी। आज किसी बहस या लेख को सुने और कम से कम एक फेलेसी पहचानने की कोशिश करें और अपनी नोटबुक में लिखें, ये किस प्रकार की फेलेसी थी और क्यों। एक उदाहरण से समझते हैं। विज्ञापन कहे, अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। ये अपील टू इमोशन है। एक दोस्त बोले, पिछली बार तुम हार गए, इसलिए इस बार भी हारोगे। ये हेस्टी जर्नलाइजेशन है, लेकिन तार्किक गलतियों को पहचानने के बाद भी एक और चुनौती बाकी है, सही निर्णय लेने की कला। जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 7, डिसीजन मेकिंग की शक्ति। क्या आपने कभी छोटे से फैसले को टाल दिया और बाद में पाया कि उसी ने बड़ा नुकसान कर दिया? सच ये है, निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। जिंदगी लगातार चुनावों से भरी है। क्या पढ़ना है, किससे रिश्ता निभाना है, किस काम को चुनना है, हर जगह निर्णय की परीक्षा है। लेकिन सवाल है, कैसे सही निर्णय लें जब विकल्प बहुत हो और दबाव भी भारी हो। हम कई बार भावनाओं में बहकर इंस्टेंट फैसले लेते हैं। कभी डर हमें रोक देता है तो कभी लालच हमें अंधा कर देता है, और कई बार हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। इतना सोचते हैं कि कोई कदम ही नहीं उठाते। इसका समाधान क्या है, समझते हैं। निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया चाहिए। जानकारी को इकट्ठा करना, विकल्प को पहचानना, उनके फायदे और नुकसान को देखना, बायसेज और फेलेसिस से बचना, और अंत में सबसे तार्किक विकल्प चुनना।
कल्पना कीजिए, आप जीवन की सड़क पर खड़े हैं। आपके सामने 5 रास्ते हैं, लेकिन आपके हाथ में एक साफ नक्शा है। आप डरते नहीं, क्योंकि आपको पता है किस रास्ते में क्या मिलेगा। यही एहसास होता है जब आप स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग का प्रयोग करते हैं। निर्णय लेना सिर्फ किस्मत या अंदाजे पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं, तो हर छोटा बड़ा कदम आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी हमारे निर्णयों का परिणाम है। गलत फैसले बार बार की गई छोटी चूकों से आते हैं, लेकिन अगर निर्णय प्रक्रिया सही हो तो हम जोखिम घटाकर अवसर बढ़ा सकते हैं। मानो आप एक धुंधले कमरे में रास्ता खोज रहे हैं। अचानक कोई टॉर्च जलाता है। अब हर कोना साफ दिखाई देता है। यह टॉर्च आपकी स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग है। एक कर्मचारी को 2 नौकरी के मौके मिले। पहले वह उलझन में था, कौन सा चुने। फिर उसने दोनों के वेतन, सीखने के अवसर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लिखकर तुलना की। इस प्रक्रिया ने उसे संतुलित निर्णय लेने में मदद की। इस हफ्ते कोई एक निर्णय लीजिए और ऊपर बताए गए स्टेप्स से उन्हें परखिए और लिखिए। क्या आपके फैसले की गुणवत्ता बेहतर हुई है? एक छात्रा ने सोचा, मुझे आर्ट्स लेना चाहिए या साइंस। उसने दोनों के ऑप्शंस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज लिखकर निर्णय लिया। एक व्यक्ति ने घर खरीदने से पहले लोकेशन, प्राइस और रीसेल वैल्यू पर अलग अलग अंक दिए। इससे निर्णय अधिक स्पष्ट हो। लेकिन अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, अगर आने वाले सिर्फ 30 दिनों तक आप रोज अपनी सोच को थोड़ा सा बेहतर बनाएं, तो क्या आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? अगर ये यात्रा आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा सोचने के लिए प्रेरित कर गई, तो इसे किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें जो भी बेहतर सोचना चाहता है, और कमेंट में लिखकर बताइए आप 30 दिन में किस छोटे कदम से शुरुआत करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।